दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले एक बार फिर से आपको कह दें, सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। कहानी सुनिए, अगर अच्छी लगे तो बाद में सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है बदला हुआ वक्त। एक माह पूर्व सुमन ने डिफेंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स के ऑफिस में ज्वाइन किया था। उस दिन ऑफिस पहुंचकर उसने चपरासी को बुलाकर कहा, सुरेंद्र, AN4 सेक्शन से अकाउंट्स ऑफिसर को बुला दो। सुरेंद्र चला गया और वह अपने सामने रखी हुई फाइल लगातार पढ़ने लगी। 5 मिनट पश्चात उसके कानों में आवाज़ आई, मे आई कम इन मैडम? यस, कहते हुए सुमन ने ज्यों ही सिर उठाया, आंगतुक बुरी तरह से चौंक गया। सुमन, तुम? वह भी उसे देखकर कम हैरान नहीं थी, किंतु उसने स्वयं पर काबू पाते हुए कहा, मिस्टर, क्या नाम है आपका? कुछ क्षण की खामोशी के पश्चात वह डर कर बोला, जी, पर्वत गुप्ता। तो मिस्टर पर्वत गुप्ता, क्या आपको पता नहीं कि अपनी सीनियर अधिकारी को उसके नाम से नहीं वरन मैडम कहकर संबोधित किया जाता है? क्या आपकी ये पहली नौकरी है? ओह, आई एम सॉरी मैडम। पर्वत का चेहरा बुझ गया। सुमन बोली, हेडक्वार्टर से मेल आया है। फाइनेंशियल एडवाइजरी की रिपोर्ट अभी तक पहुंची क्यों नहीं वहां पर, जबकि उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है? इसे भेजने का काम आपका ही है ना? मुझे तो ऐसे ही पता चला है। जी मैडम, दरअसल पिछले माह मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। बस तभी से लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ अपनी बीवी और बेटियों को संभालने के लिए। दूसरी बेटी कहते हुए जिस बेचारगी और मायूसी के भाव उसके चेहरे पर आए, उससे सुमन का मन वितृष्णा से भर उठा। वह रूखे स्वर में ज़ोर से बोली, देखिए, ऑफिस को आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं है, समझे आप? 2 दिन में यह रिपोर्ट मेरी टेबल पर पहुंच जानी चाहिए। अब आप जा सकते हैं। शाम को सुमन घर लौटी। मोहन अभी तक घर पर नहीं आए थे। उसने खुद के लिए चाय बनाई। उसने चाय ली और उसके साथ कुछ सैंडविच भी, और फिर निचले फ्लोर पर पहुंच गई अपने मम्मी पापा के पास। दरवाज़ा मोहन ने खोला तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे, आप यहाँ? मम्मी पापा के लिए फल लाया था। अभी तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था कि चाय बनाकर यहीं पर ले आओ, सब साथ में बैठकर पियेंगे। सब साथ उसका हृदय पुलकित हो उठा। कितना ख्याल रखते हैं मोहन मम्मी पापा का और उसकी भावनाओं का भी। वह सोचती बाद में है और मोहन पहले ही हर काम खुशी खुशी पूरा कर देते हैं। इस विचार से उसकी आंखें भर आईं। मोहन उसके जीवन में ईश्वर की नेमत बनकर आए हैं। उसका रोम रोम इस बात का साक्षी है और भगवान को दिन रात इस बात के लिए धन्यवाद देती है। उस शाम देर तक वे दोनों मम्मी पापा से बातें करते रहे। फिर खाना खाकर अपने फ्लैट पर आ गए। मोहन काफ़ी थक गए थे, इसीलिए लेटते ही जल्दी से सो गए, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज ऑफिस में यकायक उसका अतीत उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। अतीत के वे पन्ने जिन्हें अपनी ज़िंदगी की किताब से वह फाड़ कर फेंक चुकी थी, न जाने कहाँ से आकर उसकी आंखों के आगे फड़फड़ाने लगे थे। उन दिनों वह MSc फाइनल कर रही थी। उमंग और उत्साह से भरी वह अपने जीवन के आकाश में ऊंचाइयों के नए आयाम तय करना चाहती थी। वैसे वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, लेकिन तभी मम्मी की फिक्र ने उसकी उड़ान पर जैसे रोक लगा दी थी। वह बुरी तरह से हतप्रभ थी। मम्मी, यह अचानक आपको मेरे विवाह की बात कहाँ से सूझ गई? आप तो प्रारंभ से ही लड़कियों के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की हिमायती रही हैं। सुमन, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम आत्मनिर्भर ज़रूर बनो, किंतु हमारी समस्या का भी तो सोचो। थोड़ा तो ध्यान करो। तुम्हारे पापा के रिटायर होने में केवल 4 वर्ष शेष रह गए हैं। उससे पहले हम तुम्हारे और नीतू दोनों के विवाह के दायित्व से अच्छे से मुक्त होना चाहते हैं। रही तुम्हारी आत्मनिर्भर बनने की बात, तो तुम विवाह उपरांत टीचिंग कर लेना। ऐसे तुम्हारी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। उसने मम्मी के सुझाव को मान लिया था। अब पापा ने उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। एक दिन सुमन, उसके मम्मी पापा और छोटी बहन नीतू चारों सब एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं पर्वत और उसके परिवार से मुलाकात हुई। उनका रह रहकर
सुमन को बार बार प्रशंसा की दृष्टि से निहारना अच्छे से संकेत दे रहा था कि वह उन्हें पसंद है। 4 दिनों के बाद उन्होंने घर आकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखने में भले ही पर्वत बिल्कुल साधारण से थे, किंतु उसके परिवार का काफ़ी ऊंचा स्टेटस, उसकी सौम्यता और सबसे बढ़कर उसकी सरकारी नौकरी इस रिश्ते को स्वीकृत करने की सबसे बड़ी वजह थी। 3-4 मुलाकातों में ही सुमन इतना तो अच्छे से जान गई थी कि पर्वत दिल का साफ और बेहद स्पष्टवादी था और सुमन को ऐसे लोग बेहद पसंद थे। घर में खुशियों के रंग बिखर गए थे। सभी को ये जोड़ी काफ़ी अच्छी लगी थी। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। दिन भर वह मम्मी के साथ विवाह की तैयारियों में व्यस्त रहती और रात में फ़ोन पर पर्वत के साथ अपने भविष्य के सतरंगी स्वप्न बुनती। नीतू की भी अपने होने वाली जीजू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। जीजा साली की आपस में काफ़ी बनती थी। घर में सभी लोग काफ़ी प्रसन्न थे। उस समय कहाँ जानते थे कि अनहोनी दबे पांव उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। एक सुबह चाय पीते हुए पापा के सीने में तेज़ दर्द उठा। सुमन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और पापा को लेकर वे लोग हॉस्पिटल आ गए। आईसीयू में एडमिट थे। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर उपचार में जुट गए थे। घबराहट और वेदना के कारण मम्मी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे बुरी तरह से घबरा गई थी और उनकी दोनों बेटियां भी। सुमन उन्हें किसी तरह हौसला दे रही थी। यूं भी वह काफ़ी हिम्मत वाली थी। जिंदगी में आई किसी भी विपत्ति में घबराई नहीं थी वह, किंतु इंसान को जब किसी अपने का कंधा नज़र आता है तो सहारा पाने के लिए हाथ खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते हैं। यही हाल सुमन का भी था। सुमन ने भी पर्वत को लगातार बार बार फ़ोन किया। कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके आने से एक सुरक्षा का एहसास हुआ था, मानो अब सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सचमुच 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद पापा खतरे से बाहर आ गए थे। पर्वत ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। कैंटीन से कभी चाय तो कभी स्नैक्स लाकर मनुहार करके वह सबको ज़बरदस्ती खिला रहा था। यही एक दामाद का कर्तव्य भी होता है। इस वक्त उसका यह अपनत्व सुमन के मन को अच्छे से छू रहा था। पर्वत के साथ एक अदृश्य मजबूत डोर से वह बंधती जा रही थी। 2-3 दिन तक पर्वत सुबह शाम हॉस्पिटल आता रहा। फिर यकायक न जाने क्या हुआ कि उसका आना अचानक से बंद हो गया। बस फ़ोन करके वह हाल चाल पूछ लेता। वह बुरी तरह हैरान थी। वजह पूछती, वह चुप हो जाता। 10 दिन बाद पापा घर आ गए। एक शाम फ़ोन करके पर्वत ने उसे समीप के कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी के लिए बुलाया। वह वहाँ पहुँची और उसके सम्मुख बैठ गई। मुस्कुराते हुए उसे उलाहना भी दिया। कितनी एब्सेंट लग गई है तुम्हारी, जानते हो घर में मम्मी पापा नीतू सब लोग तुम्हें बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। सारा दिन तुम्हें ही याद करते हैं। कल ही हाजिरी होने का फरमान जारी किया गया है, उसने हंसते हुए कहा। वह एकटक उसका चेहरा देखता रहा। इतने में वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। कॉफ़ी पीते हुए उसने पप्पा का हाल चाल पूछा। फिर बोला, सुमन आई एम सॉरी, मैं यह शादी नहीं कर सकता। सुमन को लगा मानो गर्म कॉफ़ी से उसके होंठ बुरी तरह से जल गए हों। उसने कप टेबल पर रख दिया था। उसके बाद होठों से मुस्कुराहट विलुप्त हो गई और चेहरा विवर्ण हो उठा था। वह बिल्कुल सीरियस हो गई। ऐसा मजाक मत करो पर्वत, यह मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मगर क्यों? ऐसी क्या व्यवस्था आ गई? तुम सुन नहीं सकोगी। मुझ में हर बात सुनने का सामर्थ्य है। तुम बोलो। सुमन, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम केवल 2 बहनें हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कल को तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो बड़ी बेटी होने के नाते उनका सारा का सारा दायित्व हम दोनों पर आ जाएगा और मैं 2 परिवारों का दायित्व उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अप्रत्याशित रूप से कहे गए ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह सुमन का हृदय चीरते चले गए थे। स्तब्ध सी वो उसे केवल ताकती रह गई। फिर एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, रिश्ता लेकर तुम ही लोग हमारे घर आए थे ना, तब क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरा भाई नहीं है?
क्या उस समय नहीं जानते थे कि मेरी बस एक छोटी बहन है, कोई भाई नहीं है हमारा? जानता था, किंतु तब इस कमी को मैंने महसूस नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि इस वजह से मुझे इतनी भागदौड़ करनी पड़ेगी। इसके दूरगामी परिणामों के विषय में मैंने अब तक सोचा ही नहीं था। फिर तो पापा को हार्ट अटैक पड़ता तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। एक गलत निर्णय लेने से बच गए तुम। विवाह के पश्चात अगर यह हार्ट अटैक पड़ता तो क्या करते तुम? मुझे छोड़कर चले जाते? पर्वत उसकी नज़रों की यह बात सह न सका और दूसरी ओर यहाँ वहाँ देखने लगा। एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डालते हुए वह वहाँ से गुस्से में उठ खड़ी हुई। थैंक यू पर्वत, अच्छा हुआ जो विवाह पूर्व तुम्हारे चेहरे से यह सौम्यता का नकाब उठ गया। मैं भी तुम्हारे जैसे नपुंसक इंसान के साथ जुड़ने से बच गई। तुम लड़कियों को अभिशाप समझते हो ना? तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि तुम्हारे घर में कभी कोई बेटी जन्म ना ले। मैं भी दुआ करूँगी इससे। हृदय में नफरत, क्रोध, अपमान और पीड़ा का तूफान समेटे वह चुपचाप घर लौट आई, किंतु घर में उसने किसी को भी इस तूफान का एहसास नहीं होने दिया। पापा अभी कमज़ोर हैं, इस आघात को सह नहीं पाएंगे। यही भाव मन में रखे हुए वह पर्वत को लेकर न जाने कितने बहाने लगातार कई दिनों तक बनाते रही, किंतु आखिर कब तक? पापा मम्मी की अनुभवी आँखों को हवाओं के बदले रुख का आखिर अंदाज़ा हो ही गया और उन्होंने यह सब भांप ही लिया। सब कुछ जानकर मम्मी बोली, रिश्ता टूटने से बहुत बदनामी होगी सुमन, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? पर्वत को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। ये उसने सही नहीं किया। किसी भी स्थिति में हम उस पर कभी भी किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं डालेंगे। मैं उससे वादा करूंगी। वह बुरी तरह से तड़प उठी। लोगों के भय से आप मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर देंगी जो मेरे लायक नहीं है या फिर जो मेरे परिवार को बोझ समझ रहा हो? बिल्कुल नहीं मम्मा। क्या उसके साथ मैं कभी प्रसन्न रह पाऊंगी? आप दोनों ने इतने कष्ट सहकर हमारी परवरिश की है और आज जब कर्तव्य निभाने की हमारी बारी आई है तो हम क्या पीछे हट जाएंगे? कभी नहीं। केवल इसलिए क्योंकि हम बेटियां हैं? नहीं माँ, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से तो अविवाहित रहना मुझे बेहतर लगता है। अच्छा, एक बात आप सच सच मुझे बताइएगा, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपका बेटा नहीं है बल्कि दोनों केवल बेटियां हैं? नहीं, कभी नहीं बेटा। मैंने तो दोनों डिलीवरी के समय ईश्वर से केवल यही प्रार्थना की थी कि बेटी हो या बेटा, जो भी हो, बस अच्छा हो और स्वस्थ हो। फिर मैं क्यों इस अपने परिवार की कमी समझूं? सुमन ठीक कह रही है इंदु। ऐसी घटिया सोच वाले इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह हरगिज़ नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं। पापा गुस्से में आकर बोले थे। उस पूरी रात वह विचारों के भंवर में डूबती उतारती रही और अंततः उसने फैसला कर लिया। सुबह नाश्ते के टेबल पर मम्मी ने पापा से कहा, सुमन के लिए कोई और लड़का देखिए ना। नहीं मम्मी, बस अब और नहीं। मैंने एक फ़ैसला कर लिया है। मैं सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहती हूँ। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी, जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करूँगी ताकि फिर कभी कोई न कह पाए कि इस परिवार में कोई बेटा नहीं है। बिल्कुल ठीक दीदी, मैं भी अब मेडिकल की तैयारी करूँगी। मेरे पीछे मेरी छोटी बहन नीतू ने चहक कर कहा था, अरे तुम दोनों मनमानी मत करो, यह तो कम से कम सोचो तुम्हारे पापा अब रिटायर। तो क्या हुआ मम्मी? बस इंदु, पापा ने उसे टोका था। मुझ में अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य है। बच्चों को अपने जीवन का फैसला स्वयं करने दो, उन्हें अपने पंखों को आजमाने दो। अगर हौसला हो, दिशा सही हो तो इंसान की मुट्ठी में आकाश भी समा जाता है। बस उसी दिन से सुमन सिविल सर्विसेज की तैयारियों में अच्छे से जुट गई। प्रखर बुद्धि की तो स्वामिनी वह पहले से ही थी, पढ़ाई में काफ़ी होशियार। अब जब कामयाबी पाने का जुनून उसके सिर चढ़कर बोला तो सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला गया। प्रथम प्रयास में ही इतनी बड़ी कामयाबी से घर में सभी लोग आनंदित हो उठे थे।
समय से सुमन ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गई थी। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस देखकर वह मानो खुशी से झूम पड़ी थी और विभिन्न प्रांतों से आए हुए ट्रेनीज, कुल मिलाकर वहाँ का माहौल खुशनुमा था। एक दिन वहीं फूड कोर्ट में बैठे वह अकेली लंच कर रही थी, तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। सुमन हैरान होकर पीछे मुड़ी तो अपने कॉलेज के साथी मोहन को देखकर एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। वह बोला, तुमने कभी बताया नहीं था कि तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हो। कभी इस बारे में बात नहीं निकली थी। कभी कभी ज़िंदगी के बड़े फैसले अचानक लिए जाते हैं। वह मुस्कुराई थी। याद है कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन को लेकर हम दोनों के बीच कितनी खींचातानी होती रहती थी। मेरा एक भी नंबर ज़्यादा आ जाए तो तुम्हारी ये नाक कैसे बुरी तरह से फूल जाती थी। उसने सुमन की नाक पकड़कर जोर से हिलाई थी, लगभग उसे चिढ़ाते हुए, तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मोहन उसे अब पलक निहारने लगा। यार, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसके गाल आरक्त हो उठे, नज़रें शर्म से झुक गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। जब दो लोगों के बीच सामंजस्य हो, स्वभाव और सपने एक जैसे हों तो अपनत्व हो ही जाता है और फिर उनकी दोस्ती की कोपल स्वतः फूटने लगती हैं। उन्हीं दिनों मोहन 4 दिनों के लिए अपनी बहन के विवाह में गया। उस समय कितनी व्याकुल हो गई थी वह। मोहन से मिलने की तड़प ने उसे एहसास कराया कि अपनत्व की ये कोमल प्रेम के नन्हे पौधों में बदल चुकी थी। 1 साल अब बीत गया। अगली सुबह सभी ट्रेनीज को अपने अपने शहर वापस लौट जाना था। उस शाम वह और मोहन पार्क की एक बेंच पर अकेले बैठे थे। यकायक मोहन ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में कहा, सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? मोहन की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी छुअन और प्रणय निवेदन से सुमन के शरीर में एकदम से सिहरन दौड़ आई। इससे पहले कि उस मीठी सिहरन से वह मदहोश होती, अतीत की कटु स्मृतियों ने उसकी चेतना को वापस जगा दिया। वह बोली, मोहन, तुम तो अच्छे से जानते हो हम केवल 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। तब सुमन ने अपने अतीत के बारे में उसे पूरी कहानी बताते हुए आवेश में आकर कहा, स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य है तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? सभी अपेक्षाएं स्त्री से ही क्यों की जाती हैं? मोहन ने स्नेह से उसके हाथ को थपथपाकर कहा, भूल जाओ पुरानी सारी बातों को, उन व्यर्थ की पुरानपंथी बातों को। मैं बस एक बात जानता हूँ कि स्त्री तभी अपनी ससुराल के प्रति समर्पित होगी जब उसका और उसके रिश्तों का सम्मान किया जाएगा। सुमन, विवाह के बाद कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं रह जाता, सब कुछ केवल हमारा होता है। पति पत्नी का मात्र शरीर ही नहीं बल्कि मन भी एकाकार होना चाहिए। मुझे तो यही सही लगता है। उसने भावविलन होकर मोहन के कंधे पर अपना सर रख दिया था। फिर तो दिन पंख पखेरु से उड़ने लगे। कब दोनों की एक ही शहर में पोस्टिंग हुई उन दोनों को पता ही नहीं चला और कब विवाह हुआ यह भी नहीं पता चला। नीतू मेडिकल करने आगरा चली गई थी, इसलिए मोहन जबरन मम्मी पापा को यहीं पर अपने शहर में ले आए थे और अपने ही बिल्डिंग में एक फ्लैट उनको दिलवा दिया था, अपने घर के बिल्कुल ऊपर। सोचते सोचते सुमन नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची। पार्किंग में कार खड़ी करके वह वहां से निकली ही थी कि पर्वत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। झिझकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कर दो सुमन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। आज जब मेरी 2 बेटियां हुई हैं तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है। क्षमा किस बात की? मैं तो तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपनी ज़िंदगी के इस मकसद पर पहुँची हूँ
और मोहन जैसे एक सुलझे हुए और काबिल व्यक्ति की जीवन संगनी हूँ, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी, कहकर सुमन अपने केबिन की ओर चल दी। पर्वत ठगा सा उसे देखता रह गया। तो दोस्तों, अब कहिए कैसी लगी आपको कहानी। अगर अच्छी लगी है तो अब जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फिर कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।